हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू G40 सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले कुछ क्लास से हम लोग जो है चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 जिनका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब पुष्प पादप में लैंगिक जनन। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े पुष्प के बारे में, पुष्प के चक्र के बारे में पढ़े, पुष्प कैसे होते हैं इनके बारे में हम लोग अध्ययन करें। अब जो है इसमें हम लोग जब पुष्प के सभी चक्र के बारे में पढ़ रहे थे तो पहला चक्र क्या थे? पहला चक्र का नाम थे वाहिदल पुंज, वाहिदल पुंज। और दूसरा चक्र का नाम दलपुंज, और तीसरा चक्र का नाम पुमंग, और चौथे का जयांग। ये चार चक्र हम लोगों ने अभी तक सब चारों चक्र के बारे में पढ़े। इसके बारे में पढ़े, फिर इसके बारे में पढ़े, फिर पुमंग के बारे में पढ़े। पुमंग की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का चित्र को देखें, उसमें समझें कि इसका चित्र जो है 3 भागों में बटे होते हैं। पहला को कहते हैं परागकोश, उसके बाद संयोजी, इसके बाद तंतु, संयोजी, इसके बाद तंतु। तो हम लोगों ने जो देखें, फिर परागकोश की संरचना को देखें कि परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होते हैं, इसी के अंदर परागकण का निर्माण होते हैं। ये हम लोगों ने देखे। जब परागकण का निर्माण समझ गया है पूरी तरह से, उसी तरह फिर हम लोग जयांग की बात किए थे। जयांग की इकाई को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर की संरचना को देखे थे। स्त्री केसर के भी 3 भाग थे। कौन कौन था? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और तीसरा इसको बोलते हैं अंडाशय। तो हम लोग अंडाशय की संरचना को देखे थे। अंडाशय को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए क्या किए थे? इसको लंबवत रूप से कट किए थे। तो इसकी संरचना को देखें। इसकी संरचना जब लंबवत कट किए थे तो बीजांड की संरचना को देखें। फिर बीजांड की संरचना को जब देखें तो उसी में हम लोग देखें कि मादा युग्मक का कैसे निर्माण होते हैं। अंडाशय के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होते कैसे हैं? तो मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की संरचना को देखें हम लोग। भ्रूणकोश में क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत 7 कोशिका और 8 नाभिक होते हैं एक परिपक्व भ्रूणकोश में। ये हम लोग देखें। तो अभी तक हम लोगों ने जो है नर युग्मक का निर्माण समझ गए, मादा युग्मक के निर्माण को समझ गए। अब दोनों युग्मक को आपस में मिलाना है, मतलब कह सकते हैं युग्मक हस्तांतरण। हम लोगों ने जो चैप्टर 1 में पढ़े थे कि निषेचन के 3 घटनाएं होते हैं। पहला होते निषेचन पूर्व घटना, निषेचन घटना, और तीसरा जो होते हैं निषेचन के बाद की घटना, निषेचन पश्चात घटना। तो निषेचन पूर्व की घटना में क्या क्या पढ़े थे? निषेचन पूर्व की घटना में हम लोगों ने पढ़े थे कि कैसे युग्मक का निर्माण होते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस समझ गए, भ्रूणकोश का निर्माण समझे, परागकण का निर्माण समझे। तो ये दोनों क्या है? ये युग्मक है। तो युग्मक का निर्माण हम लोग समझ पाए। इसके बाद अब जो है दूसरा उसका स्टेप थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का, निषेचन पूर्व घट, पहले की निषेचन पूर्व की घटना का। तो उसमें जो हम लोगों ने दूसरा स्टेप है युग्मक हस्तांतरण। तो युग्मक हस्तांतरण को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? परागकण बोलेंगे। युग्मक हस्तांतरण को क्या बोलेंगे? परागकण। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे परागकण। परागकण क्या है? परागकण बोलते, परागन। परागन क्या है? परागन के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो समझेंगे कि कैसे दोनों युग्मक का जब निर्माण हो गए तो कैसे दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे, संलयन करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे परागन। क्या बोलेंगे? परागन। इंग्लिश में पॉलिनेशन। समझेंगे पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। जब ये मान लेते हैं एक कोई पौधा है, ये इनकी पत्ती है। अब इसमें जो है पुष्प होंगे, बहुत सारे पुष्प होंगे। अगर एक पुष्प है, मान लेते हैं ये एक पुष्प है, ठीक है। इसी पुष्प का नर युग्मक मतलब परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस तरह के परागन को हम लोग बोलेंगे स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी।
ऑटोगैमी। मतलब समझ पा रहे हैं कि परागकण, परागकण का मतलब क्या हुआ कि जब परागकण परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को हम लोग परागण कहते हैं। मतलब ये पुष्प, ये कह सकते हैं इसको हम लोग परागकण है ये, और ये पुष्प का ये क्या है, स्त्री केसर है। स्त्री केसर का ये कौन सा भाग है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। जब परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसी घटना को हम लोग परागण बोलते हैं। समझ पाए परागण किसको बोलेंगे? ये कहां से निकले होंगे, तो ये परागकोश से निकलते हैं। परागकोश की संरचना को हम लोग देखे थे। परागकोश से परागकण निकलकर किसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को ये हम लोग परागण बोलते हैं। परागण मुख्यतः परागकण के स्रोत के आधार पर परागकण 3 प्रकार से होते हैं। किनके स्रोत के आधार पर? परागकण के आधार पर। परागकण कहां से निकलते हैं उसके स्रोत के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। परंतु परागण जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो हम लोग एनसीईआरटी में एक बात लिखे हुए हैं कि परागकण के स्रोत के आधार पर परागण को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग वो तीनों को समझेंगे और 2 विभाग को समझेंगे। परागकण की परिभाषा को लिखते हैं, यहां तक समझ पाए। अब हम लोग परागकण की परिभाषा को लिखते हैं। चलिए परागकण की परिभाषा को, तो अभी हम लोगों ने पूरा समझे कि जब दोनों युग्मक का निर्माण हो गए तो उसे आपस में मिलाना होगा। तो उसी मिलाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग पॉलिनेशन या परागण बोलते हैं। तो किसने ये पादप में, ऐसे इस सारे घटना को हम लोग कहते हैं युग्मक का हस्तांतरण। तो पादप में जब मादा नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे, युग्मक का हस्तांतरण होंगे, इस क्रिया को हम लोग परागण बोलेंगे। चलिए जब परागकण, देखिए परागण और परागकण में अंतर है। परागकण परागण, परागकण हम लोग नर युग्मक को बोलते हैं और परागकण उस विधि को बोलते हैं जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं, तो इस विधि को हम लोग परागण बोलते हैं और परागकण नर युग्मक को बोलते हैं। चलिए जब परागकण परागकोश से निकलकर, आपको बताया था कि परागकोश के संरचना को देखें उसी में परागकण का निर्माण होते हैं। तो जब परागकोश से परागकण बाहर निकलते हैं तब उसी पुष्प या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। समझाएं कि एक पुष्प में नर युग्मक का निर्माण हो गए हैं। आपको पता है कि नर युग्मक गतिशील होते हैं और मादा युग्मक गतिशील नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पर स्थिर होते हैं। तो नर युग्मक का जब निर्माण हो गए तो वो मादा युग्मक के पास जाएंगे ही। तो जाने की जो विधि है इसी विधि को हम लोग परागण बोलते हैं। तो कैसे जाएंगे? किसी न किसी माध्यम के द्वारा जाएंगे, तो वो समझेंगे माध्यम क्या है। तो फिलहाल अभी ये समझते हैं कि परागण क्या है। परागण कहने का मतलब ये हुए कि जब परागकण का निर्माण हो गए, परागकण गतिशील होंगे क्योंकि नर युग्मक है, ये गतिशील होंगे तो ये कहाँ से बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। तो परागकोश से जब निकलते हैं तो वो उसी पुष्प, मतलब द्विलिंगी पुष्प है तो उसी पुष्प में जा सकते हैं, या एक लिंगी पुष्प है तो वो क्या होंगे? दूसरे पुष्प में जाएंगे, या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र। आपको बताए थे कि जो फीमेल स्त्री केसर का जो 3 भाग होते हैं उसमें वर्तिकाग्र पर ही परागकण पहुंचते हैं पहले। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। परागण की क्रिया अनावृत जीवी तथा आवृत जीवी पादप में होते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में होते हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सब में नहीं होते हैं। कौन? परागण की क्रिया सिर्फ यही दोनों में होते हैं। किसमें? आवर्त जीवी और अनावृत जीवी और आवृत जीवी में। परागण के स्रोत के आधार पर, परागकण के स्रोत के आधार पर आपको बताएं कि परागकण कहां से निकल रहे हैं, उसके आधार पर परागण 3 प्रकार से होते हैं। ये एनसीईआरटी में इसी बात का जिक्र किया हुआ है। तो क्या होगा? परागकण के स्रोत के आधार पर परागण 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ऑटोगैमी जिसको हम लोग स्वयुग्मन बोलते हैं, जिप्नोगैमी जिसको सजात पुष्पी परागण बोलते हैं, तीसरा है जीनोगैमी या फिर ऑलोगैमी जिसको हम लोग पर परागण बोलते हैं। अब ये समझेंगे कि कैसे ये तीनों के बारे में समझेंगे। उससे पहले एक बात और लिखते हैं, मुख्य रूप से परागण 2 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं तो ये हो गए 2 प्रकार के। अगर ये पूछते हैं कि परागकण के आधार पर, परागकण के स्रोत के आधार पर परागण कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं।
समझ पाए कि 3 प्रकार कब बोलेंगे और 2 प्रकार कब बोलेंगे। जब स्रोत का जिक्र किया जाए तब समझ जाइए कि 3 प्रकार के होते हैं, और जब स्रोत का जिक्र नहीं किया जा रहा है तब 2 प्रकार के होंगे। तो ये दोनों को पढ़ेंगे, इसी दोनों के अंदर ये तीनों इन्वॉल्व है, मर्ज है ये दोनों के ही अंदर। तो ये दोनों को पढ़ेंगे तो ये तीनों समझ में आ जाएंगे। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों के बारे में। तो अभी हम लोगों ने परागकण के प्रकार को समझे कि वो परागकण के आधार पर, परागकण के स्रोत के आधार पर परागकण 3 प्रकार के होते हैं, और ऐसे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो वही टेबल को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। परागकण ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागन और परपरागन। अब स्वपरागन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, सबयुग्मन सजात पुष्पी परागन, और परपरागन एक ही प्रकार के होते हैं। इसका नाम दे दिया गया है जीनोगैमी या फिर ऑलोगैमी, जिनका एक ही नाम होते हैं परपरागन। तो ये जो 3 प्रकार के अभी हम लोग समझे थे, एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट थे कि परागकण के स्रोत के आधार पर परागकण 3 प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने ये तीनों को जिक्र किए हैं, ये तीनों को, और ये दोनों के ही अंदर ये तीनों आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसे समझे, देखिए पहले ये दोनों को समझ लेते हैं, इसी दोनों के अंदर ये तीनों को पढ़ लेंगे, बड़ा आसानी से सारा क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो ये समझ पाए कि कैसे टाइप्स हैं, परागन के प्रकार को समझ पाए। अब समझते हैं पहला वाला ऑटोगेमी के बारे में पढ़ते हैं। पहले सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये 2 प्रकार हैं, सबयुग्मन और सजाती पुष्पी परागन, सजात पुष्पी परागन, ये दोनों के बारे में समझेंगे, फिर उतर जाएंगे। तो चलिए सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, स्वपरागन की। जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, मान लेते हैं कि सेम पुष्प, जैसे द्विलिंगी पुष्प हो तो उसी में हो जाएंगे। अगर एक लिंगी पुष्प हो और इसी पादप में दोनों हो, जैसे मोनोसियस प्लांट, एक लिंगश्री पादप के बारे में बात की थी, उसमें अलग अलग पुष्प में एक ही पादप में दोनों अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं, नर वाला तथा मादा वाला दोनों पाए जाते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या कह रहे हैं कि उभय लिंगश्री पादप में, मोनोसियस प्लांट में ये घटना देखने के लिए मिलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब क्या होगा कि एक ही पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण किस पे, उसी पुष्प के या फिर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये एक फूल है, ये एक पादप का एक फूल है, अगर इससे निकल कर इसी में जाते हैं तो भी ये स्वपरागन है। अगर इसी पादप के कोई दूसरा पुष्प है ये, और ये परागकण यहाँ से निकल कर यहाँ जाए, तो भी ये दोनों घटना एक ही हो रही है कि एक ही पादप में दोनों क्रिया हो रहे हैं, इसीलिए इस क्रिया को हम लोग कह देंगे स्वपरागन। समझ रहे हैं स्वपरागन किसको बोलेंगे? कि जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या है? ऑटोगैमी, जिक्नोगैमी। ऑटोगैमी को स्वयुग्मन बोलते हैं और जिक्नोगैमी को सजात पुष्पी परागन बोलते हैं। तो अब हम लोग जो है इस दोनों पर बात करेंगे, किस पे? ऑटोगैमी और जिक्नोगैमी पर। तो चलिए ऑटोगैमी और जिक्नोगैमी ये पहले लिख लीजिए, फिर ऑटोगैमी और जिक्नोगैमी पर बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने परागन के 2 प्रकार को समझे, स्वपरागन और परपरागन। तो स्वपरागन जो है वो उसके परिभाषा को समझिए, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ऑटोगैमी क्या है। जब परागन परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मतलब ये एक ही पुष्प में, मतलब द्विलिंगी पुष्प की ये घटना है, पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। समझ पाए कि एक ही पुष्प के, मतलब द्विलिंगी पुष्प में क्या होते हैं, नर तथा मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होंगे, नर युग्मक का जब निर्माण होंगे और मादा युग्मक उसी के जस्ट बगल में होंगे, तो एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो इस क्रिया को हम लोग स्वयुग्मन बोलेंगे। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में देखने के लिए मिलते हैं, गेहूं के पौधे में, मूंगफली इत्यादि में ये देखने के लिए मिलते हैं। यह क्रिया द्विलिंगी पुष्प, देखिए भी बता रहे थे कि द्विलिंगी पुष्प तथा अनुन्मूल पुष्प में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैस्ट्रोगैमस।
ये क्लास 11 का टॉपिक है क्लेस्ट्रोगेमस। क्लेस्ट्रोगेमस का मीनिंग क्या होते हैं? फ्लावर जो है आपस वो हमेशा क्लोज रहेंगे, मतलब उसका जो कोरोला है वो एंडोसियम और गायनोसियम को पूरी तरह से कवर करके रखेंगे। अगर मान लेते हैं ये पुष्प का एंडोसियम है, ये गायनोसियम है और ये एंडोसियम है साइड में, तो इसको जो पूरी तरह से कोरोला घेर के रखेंगे ताकि बाहर का परागकण इसके पास ना पहुंच सके। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लेस्ट्रोगैमस या फिर अनुमूल पुष्प। तो ये घटना जो है किसमें किसमें देखने के लिए मिल रहे हैं? द्विलिंगी पुष्प में और अनुमूल पुष्प में, जिसको हम लोग क्लेस्ट्रोगैमस बोलते हैं। क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर इस प्रकार के पुष्प में दलपुंज किसको बोलते हैं हम लोग? कोरोला को, पुमंग और जयांग को पूर्णतः बंद करके रखते हैं, मतलब उसको पूरी तरह से घेर के रखते हैं। अभी डायग्राम में समझा रहे थे। इस परागण के द्वारा उत्पन्न नए पौधे आनुवंशिकी तथा कार्यकी रूप से समान होते हैं। इसमें देखिए क्या कि एक ही पुष्प के जीन तो सेम ही हो रहे हैं, जीन तो चेंज नहीं कर रहे हैं। आपको देखे थे कि एक ही जाति, एक ही जनक से अगर कोई जीव उत्पन्न होते हैं तो उसमें आनुवंशिक और कार्यक रूप से समान होते हैं। तो इसमें भी वही घटना देखने के लिए मिले कि एक ही फूल में, एक ही पुष्प में जब दोनों नर और मादा युग्मक का संलयन हो रहे हैं तो उस क्रिया में क्या आनुवंशिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होंगे और कार्यकी रूप से भी कोई परिवर्तन नहीं होंगे। यह परागण एक लिंगई श्रेणी पादप, एक लिंगई श्रेणी पादप मतलब किसको बोलते हैं? जिस पादप में नर तथा मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं उस पादप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक लिंग श्रेणी पादप। ये पढ़े हुए हैं। तो ये परागण किस में होंगे? एक लिंग श्रेणी पादप में होंगे, द्विलिंगी पुष्प में या अनुमूल पुष्प में होंगे। होमोगैमी जिसको हम लोग बोलते हैं समकाल पक्वता सब युग्मन को होने में मदद करता है। मतलब ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को या स्वपरागण को होने में मदद करते हैं। सब युग्मन को कुछ ज्यादा करते हैं और समजात पुष्पी युग्मन में थोड़ा कम करते हैं, लेकिन दोनों में करते हैं। स्वपरागण में मदद करते हैं होमोगैमी। ये होमोगैमी का क्या मीनिंग होते हैं? होमोगैमी को हिंदी में बोलते हैं समकाल पक्वता का मीनिंग समझते हैं। जब पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय परिपक्व होता हो तो इस घटना को होमोगैमी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें नर तथा मादा जो युग्मक है वो एक ही साथ बनेंगे, एक ही साथ मैच्योर होंगे। वर्तिकाग्र क्या है? वो मादा जो अंग है, जो इकाई जिसको हम लोग जयांग बोलते हैं, जयांग की जो ऊपर वाले भाग होते हैं वर्तिकाग्र पर ही परागकण पहले पहुंचेंगे तो इसको भी मैच्योर होना होगा और परागकोश को भी एक ही समय दोनों एक ही साथ मैच्योर होंगे तब तो एक साथ पहुंच पाएंगे। नहीं तो ये वाला जब मैच्योर होंगे तब ये वाला नहीं होंगे, ये वाला इसके पास जाएंगे तो फिर इसका भी तो बताया कि परागकण का भी एक जीवन काल होते हैं, तो फिर ये नष्ट हो जाएंगे, परागण नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से दोनों एक ही समय में जब परिपक्व होते हैं इसी घटना को हम लोग होमोगैमी बोलते हैं। और होमोगैमी किसको होने में मदद करते हैं? तो स्वपरागण सब युग्मन या फिर सजात पुष्प युग्मन को होने में मदद करते हैं। तो यहाँ आप समझ पाए ऑटोगैमी के बारे में। अब जो है हम लोग जिक्नोगैमी को समझेंगे। तो ऑटोगैमी में एक इसका छोटा सा डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बना दे चलिए पहले लिख लीजिए इनको, फिर इसको बताते हैं। तो अभी हम लोग ऑटोगैमी मीन्स स्वयुग्मन को समझ पाए कि कैसे उसमें एक ही पुष्प के तो ये परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसी क्रिया को हम लोग स्वयुग्मन या ऑटोगैमी बोले थे। अब जो है दूसरा है स्वपरागण का दूसरा टाइप है जिक्नोगैमी। जिक्नोगैमी क्या है? जिसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण इसमें क्या होंगे कि एक ही पादप के एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प तक परागकण पहुंच रहे हैं, तो इस क्रिया को जिक्नोगैमी या सजात पुष्पी परागण कहेंगे। समझते हैं चलिए। जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प में पहुंचता है तो इस क्रिया को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। देखिए
स्वयुग्मन में क्या थे कि एक ही पुष्प के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो इसमें क्या है कि एक ही पादप के एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प तक पहुंच रहा है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सजात पुष्प परागण या फिर जिप्नोगैमी। इसका उदाहरण क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे मक्का, नारियल इत्यादि। देखिए ये दोनों जो होते हैं ये सब मोनोसियस प्लांट होते हैं, मतलब उभय लिंगाश्रयी पादप होते हैं। इसमें नर तथा मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, तो एक पुष्प का नर वाला पुष्प से परागकण निकलकर मादा वाले पुष्प के पास पहुंचेंगे। तो इस क्रिया को ही हम लोग सजात पुष्प परागण कहते हैं। इस परागण के द्वारा उत्पन्न नए पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, क्योंकि देखिए प्लांट तो चेंज नहीं हो रहा, एक ही पादप में ये सब युग्मन हो रहे हैं, इसीलिए कहीं इसमें आनुवंशिक से कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कार्यिक रूप से थोड़ा सा भिन्न होंगे। उसमें क्या थे ऑटोगैमी में कि आनुवंशिक रूप से और कार्यिक रूप से दोनों रूप से समान थे, लेकिन इसमें क्या है आनुवंशिक रूप से समान है बट कार्यिक रूप से थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। यह परागण एक लिंगाश्रयी पादप मोनोसियस प्लांट में ही होते हैं। देखिए वो वाला भी मोनोसियस प्लांट में ही हो रहे थे, मोनोसियस प्लांट में जिसको हम लोग कहते हैं एक ही पादप में मादा तथा जनन अंग पाए जाते हैं। तो इसमें दोनों पाए जा रहे हैं, बट इसमें क्या है एक लिंग पुष्प है और उस वो वाला जो घटना हो रहे थे कौन सा सयुग्मन, वो हो रहे थे द्विलिंगी पुष्प में। तो चलिए यह परागण एक लिंगी पुष्प और कैस्मोगैमस फ्लावर में होते हैं। अभी आप क्लेस्ट्रोगैमस समझे थे, क्लेस्ट्रोगैमस का मतलब क्या है कि अगर ये फीमेल गैमीट, ये फीमेल वाले हैं, इसके बगल में जो मेल वाले हैं वो क्या है पूरी तरह से घिरे हुए रहते हैं, किससे, तो कोरोला से या फिर दलपुंज से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लेस्ट्रोगैमस। और कैस्मोगैमस का मतलब क्या होंगे, ये पूरे ओपन रखेंगे, ये भी अलग होंगे, ऐसे ऐसे करके अलग से होंगे, ये भी अलग होंगे, तो नहीं मतलब पूरी तरह से खुले होंगे ताकि दूसरे के पास आ सके। और इसमें समानतः एक लिंग पुष्प में देखने के लिए मिलता है, जिसमें या तो सिर्फ नर वाला पाए जाएंगे या तो सिर्फ मादा वाला पाए जाएंगे। तो ये नर वाले हैं, ये खुले, ये मादा वाले हैं, ये खुले हैं, इसके पास ये नर वाले मान लेते हैं और इसको पूरी तरह से खोल के रखे हुए हैं कौन, कोरोला। अब ये यहाँ से निकलकर यहाँ आएंगे, एक ही पादप के दो पुष्प की बात कर रहे हैं। तो ये जो ओपन रहते हैं कोरोला पूरी तरह से खोल के रखते हैं किसको, गायनेसियम और एंडोसियम को। तो इस घटना को हम लोग कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। और क्लेस्ट्रोगैमस मतलब दोनों को बंद करके रखना, मतलब खुले फ्लावर को हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कैस्मोगैमस को हम लोग बंद फूल भी कह सकते हैं, बंद पुष्प, और क्लेस्ट्रोगैमस को खुली पुष्प भी कह सकते हैं। तो इसको कैस्मोगैमस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्मूल पुष्प। थोड़ा हिंदी वाले टर्म जो अजीब सा लगते हैं तो उस वक्त हम देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, जो आसान लगे उसको आप लोग पढ़िए। इसको बोलेंगे कैस्मोगैमस जिसको उन्मूल पुष्प कहते हैं, उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोगैमस जिसको बोलते हैं अनुमूल पुष्प। तो ये देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट के ये सारे पत्ते हैं, ये दो फूल हैं, ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं आपसे, ये नहीं सही सर ये तो प्लांट जैसा लग नहीं रहे, समझने के लिए ऐसा बता रहे हैं, यहाँ पे हम प्लांट नहीं बना रहे हैं। तो ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, इस फूल देखिए ओपन है पूरी, ये इसका ओपन है, इसीलिए इस फ्लावर को क्या बोलते हैं कैस्मोगैमस, ओपन है। तो यहाँ से परागकण कहाँ निकल रहे, दूसरे पुष्प तक पहुंच रहे, तो इस घटना को क्या बोल दिए जिप्नोगैमी, जिप्नोगैमी। समझ पाए इस बात को। अब जो ऑटोगैमी का एक डायग्राम बच गया था, उस डायग्राम को तो बता देते हैं, उस बोर्ड में जगह नहीं बचा था, यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ये एक प्लांट बना रहे हैं, इसमें लीफ का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये मान लेते एक पुष्प है, इससे परागकण निकलकर इसी पुष्प में जाएंगे। तो इसी घटना को क्या बोलेंगे हम लोग ऑटोगैमी, ये जिप्नोगैमी एक ही पादप के दो अलग अलग फूल में आ रहे हैं, पुष्प में आ रहे जा रहे हैं, और ये एक ही प्लांट के एक ही पुष्प में दोनों परागकण का नर परागकण मादा परागकण के पास पहुंच रहे हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोले जिप्नोगैमी, इसको बोले ऑटोगैमी, इसको बोले सजात पुष्पी परागण, इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। तो यहाँ पर आप लोग स्वपरागण समझ पाए, स्वपरागण में क्या क्या हो रहा है।
स्वपरागन में जो भी पादप निर्माण होंगे, न्यू पादप, वो आनुवंशिक रूप से दोनों समान होंगे और कह सकते हैं कार्यिक रूप से भी समान और थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। तो ऑटोगैमी में समान होते थे और इसमें थोड़ा भिन्न है। और ये जो दोनों घटना हो रहे हैं, मतलब ऑटोगैमी, ये सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन जो हो रहे हैं, एक लिंगाश्रयी पादप में, मोनोसियस प्लांट में ही हो रहे हैं। यह परागन एक लिंगाश्रयी पादप, सॉरी एक लिंगी पुष्प, मतलब यूनिसेलुलर। देखिए ये यूनिसेलुलर, अगर आपको आप स्वपरागन की बात कर रहे हैं तो स्वपरागन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सॉरी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल में हो रहे हैं कौन, जिक्रोगैमी, और ऑटोगैमी किस में हो रहे थे, बाइसेक्सुअल में हो रहे थे। और ये दोनों फ्लावर में हो सकते हैं, कैस्मोगैमस टाइप और क्लेस्टोगैमस टाइप, दोनों टाइप के फ्लावर में स्वपरागन हो सकते हैं। तो ये समझ पाए आप पूरी तरह से, स्वपरागन कंप्लीट किए। अब परपरागन की बात करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर परपरागन की बात करते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो है सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरह से समझ पाए। अब जो है किसको पढ़ेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग परपरागन, इसी का दूसरा नाम है जिनोगैमी या फिर ऑलोगैमी। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन का दो भाग थे, उसका एक ही भाग है परपरागन का, जिसको हम लोग जिनोगैमी या फिर ऑलोगैमी भी कहते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग क्या समझते हैं। जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे, ऐसा नहीं है कि कमल का फूल है तो वो गुलाब वाले फूल के पास पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होगा, पहुंच जाएंगे लेकिन वो परागकण नहीं होंगे। तो अपने जाति वाले हैं तो स्टिग्मा तो यही पहचान करते वर्तिकाग्र क्या पहचान करते कि ये परागकण अपने जाति के हैं या नहीं है। तो बात हुई कि जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यहाँ पे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परपरागन कहते हैं। समझ पाए परपरागन की बात। इसका उदाहरण हो गए पपीता, खजूर। इसमें देखिएगा कि पपीता में नर वाला एक पादप अलग होते हैं और मादा वाला पादप अलग होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस, डाइसियस प्लांट बोलते हैं। इस परागन के को सत्य परपरागन भी कहते हैं। देखिए हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो देख रहे थे जिक्नोगैमी, उसमें क्या हो रहे थे कि एक ही प्लांट के दूसरे पादप पुष्प के पास पहुंच रहे थे, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन वहां भी हो रहे थे, लेकिन वो सत्य क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, मतलब वो सत्य परपरागन नहीं है, उसको असत्य परपरागन भी कहते हैं। किसको, तो जिक्नोगैमी को। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को या फिर जिनोगैमी को या ऑलोगैमी को सत्य परपरागन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्लावर का तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास पहुंच रहे, लेकिन एक पादप से दूसरे पादप में पहुंच रहे, इसीलिए इसको सत्य बोलते हैं। उसमें एक ही पादप में पहुंच रहे थे, इसीलिए उसको असत्य बोले। इस परागन द्वारा उत्पन्न नए पौधे आनुवंशिकी तथा कार्यिक रूप से भिन्न होते हैं। जिक्नोगैमी में क्या था कि आनुवंशिक रूप से अलग होते हैं, क्योंकि पादप तो एक ही थे, लेकिन अलग अलग पुष्प में जा रहे थे, इसीलिए कार्यिक रूप से भिन्न थे। इसमें क्या है कि अलग अलग पुष्प के साथ साथ अलग अलग पौधे में भी जा रहे हैं, इसीलिए इसमें आनुवंशिक भी परिवर्तन होंगे और कार्यिक भी परिवर्तन होंगे। यह परागन द्विलिंगाश्रयी पादप डाइसियस प्लांट में होते हैं, जिसमें एक ही कोई पाए जाएंगे, या तो नर वाले पाए जाएंगे या तो मादा वाला एक पादप में। यह परागन एक लिंगी पुष्प तथा उन्मूल पुष्प में होते हैं। उन्मूल पुष्प किसको बोलते हैं, जो खुले हुए होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर में। एक लिंगी पुष्प मतलब एक उसमें एक ही कोई जनन अंग पाए जाएंगे, या तो मादा या तो नर। देखिए ये स्टेटमेंट आपका जिक्नोगैमी से पूरी तरह से टेली कर रहे होंगे। हरकोगैमी परपरागन को होने में मदद करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को होने में मदद करता है। ये हरकोगैमी होते क्या है, हरकोगैमी का मीनिंग क्या होते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प में मान लेते हैं जिसमें नर तथा मादा दोनों पाए जाते हैं, उसके बीच में क्या होते हैं, उसके परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में कुछ प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, ताकि नर ये परागकोश जो है इस वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाए उसी पुष्प के। उसमें देखिए द्विलिंगी पुष्प में भी क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। स्टार्टिंग में नहीं होते थे, लेकिन आज अब धीरे धीरे प्राकृतिक ऐसे रूप को ले रहे हैं जो द्विलिंगी पुष्प हो या एक लिंगी पुष्प हो, सब में क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन ही आगे देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके वजह से क्या होते हैं कि जीव के अस्तित्व बने हुए रहते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही सिर्फ होंगे तो उससे जीव के अस्तित्व खत्म हो जाएंगे।
बांझपन आ जाएंगे उस जाति की, और इसमें क्या होंगे, ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इससे परिवर्तन आते हैं। आप जब लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे तो लैंगिक प्रजनन के बारे में बताए थे कि ये जो है विकास की ओर चलते हैं, मतलब ये नए नए जिस तरह वातावरण का कंडीशन होंगे उस तरह का ये जीव को अपने आप ढालेंगे। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में ऐसे देखने के लिए नहीं मिल रहे थे। तो वही बात यहाँ पर भी हो रहे हैं कि एक ही जाति में अगर सिर्फ पॉलिनेशन होंगे तो क्या होंगे कि उसका बांझपन बढ़ जाएंगे, उसका जो भी बीज बनेंगे वो कमजोर होंगे, अच्छा मजबूत प्लांट अच्छे बीज का उत्पन्न नहीं करेंगे, वो अच्छे फल का उत्पन्न नहीं करेंगे। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। आज लगभग सभी जगह क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाए जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। ये प्रकृति का ही ऐसा देन है। तो प्रकृति ने ही कुछ ऐसा मॉडिफाई किए कि जब द्विलिंगी पुष्प है उसमें क्या किए, एक अवरोध उत्पन्न कर दिए। इसी अवरोध को हम लोग हर्कोगैमी कहते हैं, और हर्कोगैमी के कारण परपरागण द्विलिंगी पुष्प में भी होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे कि परपरागण और स्वपरागण में क्या महत्व है दोनों का, और किसका सबसे ज्यादा अच्छा प्रयोग है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और भी इसके बारे में कुछ समझेंगे हम लोग कि क्या आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सब समझेंगे। आज हम लोग जो इसके बाद का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन एजेंट या फिर परागण के कारक। मतलब परागण जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो किसी ना किसी माध्यम के थ्रू जा रहे होंगे, या तो हवा के थ्रू जा रहे होंगे, या तो जल के थ्रू जा रहे होंगे, या तो किसी पक्षी के द्वारा जा रहे होंगे, या किसी कीट के द्वारा जा रहे होंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, परागण का कारक। तो हम लोग नेक्स्ट डे जो है परागण के कारक को समझेंगे। आज हम लोग समझ पाए कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हो रहे हैं। चलिए इस बात को नोट कीजिए और आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं।